चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मतलब क्या था, क्वेश्चन है आप लोगों के 4 ऑप्शंस आए थे, उनमें से पूछ रखा था कि कथकली से नृत्य से कौन बिलोंग करता है। तो कथकली से महादेवुर वासुदेवन नायर, मदावुर वासुदेवन नायर। सो ये पर्सनैलिटी है जो कि हमारे कथकली से बिलोंग करती है, ठीक है। और बाकी कथकली के डांसर्स मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं, ये सारे ही पर्सनैलिटीज जो है कथकली से बिलोंग करते हैं, जैसे नारायण मेनन आदि और कृष्ण नायर। सो ये सारे पर्सनैलिटीज हैं जो कि कथकली से बिलोंग करते हैं। अगला है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। गडगिल गडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत जोर दिया गया। मतलब बेसिकली हमारा एक स्थिरता के साथ विकास करना चाहिए, एक बेसिकली विकास होना चाहिए और उसके साथ में हमें आत्मनिर्भरता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना का हमारा मुख्य उद्देश्य था। ये जो मुख्य उद्देश्य है चौथी पंचवर्षीय योजना, ये पहले एग्जाम से में भी रिपीट हो चुकी है और हमने कई बार जो हमारी 50 मॉक टेस्ट वाली सीरीज थी उसके अंदर भी कई बार बच्चों को करवाया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेतन में असमानता या समान कार्य के लिए समान वेतन किस भाग में है। तो बच्चे हम सभी को पता है कि ये वेतन के अंदर समानता और समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये बच्चे ये आता है हमारा भाग 4 के अंदर जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंदर ये हमारा टॉपिक इंक्लूड होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश के पास होती है। सो राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है, राज्यपाल के पास। और कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है कि ये शक्ति जो है राज्यपाल के पास होती है, अनुच्छेद 53। कौन सा, अनुच्छेद 53, जिसके अंदर कहा गया है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निर्वाहित होगी। सॉरी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, सबसे अधिक लेख किस मौर्य शासक के हैं। तो सबसे अधिक लेख जो है सम्राट अशोक के शासक के हैं। सम्राट अशोक जो हमारे मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं। और अगर मौर्य वंश की बात की जाए तो मौर्य वंश की शुरुआत हुई थी 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश की खास बात यह है कि मौर्य वंश के जो बहुत बड़े बड़े सम्राट रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़े सम्राट जो रहे हैं सम्राट अशोक, इनकी बहुत बड़ी बड़ी शिलालेख भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे खासे शिलालेख भी बनवाए हैं और साथ में इनकी लिपियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये है हमारे अशोक सम्राट। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, आयुष्मान खुराना को हाल ही में किसका निश्लेषण एम्बेसडर बनाया गया है। तो बच्चे आयुष्मान खुराना को रिसेंटली यूनिसेफ इंडिया के अंदर एक एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों से कि खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, किससे रिगार्डिंग है कि खो खो में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक टीम के अंदर वैसे तो बेसिकली शुरुआत में 12 खिलाड़ी होते हैं। जैसे अगर खेल शुरू नहीं हुआ है तो 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जैसे ही खेल शुरू होने जाता है कि एक टीम होती है जो नीचे बैठती है और दूसरी टीम साइड में बैठती है, तो मतलब साइड वो खड़े होते हैं, सो वो खेलते हैं। तो बेसिकली जब वो खेलना शुरू करते हैं तो 9 खिलाड़ी बचते हैं, क्योंकि 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से 91.33% साक्षरता किस राज्य की थी? 91.33% साक्षरता जो है वो मिजोरम राज्य की थी। किसकी थी? मिजोरम की। लेकिन हालांकि हमें सिर्फ यहाँ पे ही नहीं पहुंचना है, हमें सारी जानकारी पता होनी चाहिए। तो उसके अंदर क्या, उसके अंदर अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया की साक्षरता दर था 74.0%, जिसमें से मेल के परसेंट कितने थे? 82.14% और फीमेल की कितने थे? 65.46%। ये है फीमेल के। तो ये बेसिकली ऑल ओवर इंडिया का है, ठीक है, इंडिया का। मतलब जिसमें ऑल ओवर तो ये है मेल और फीमेल का, दोनों को मिला के, फीमेल दोनों को मिला के 74.0% और मेल का इतना और फीमेल का इतना है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लेजिम भारत के किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? लेजिम, तो लेजिम जो बच्चे हैं महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है। और बाकी बात की जाए महाराष्ट्र के लोक नृत्य के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे ज्यादा लोक नृत्य पूछा जाता है वो है लावनी। लावनी, तो इसको नहीं भूलना है, ये बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, दीपिका पल्लीकल किस खेल से संबंधित है? दीपिका पल्लीकल, तो वो स्क्वॉश से संबंधित है। किससे? स्क्वॉश से, ठीक है। अगला, रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती थी? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 सौराष्ट्र ने जीती थी, ठीक है, जिसके अंदर उप विजेता यानी कि रनर अप कौन थे? बंगाल थे, ठीक है। अगला, मनरेगा के तहत कितने दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलती है? तो मनरेगा क्या होता है बच्चे? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, यानी कि एक ऐसा एक्ट जो कि 2006 के अंदर आया था और ये हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने निकाला था। किस लिए? ताकि हर जो अनस्किल्ड इंसान है, ठीक है, जिसके पास स्किल्स नहीं है, उस इंसान को मिनिमम 100 दिन का वेतन क्या मिल सके? 100 दिन का वेतन, एक रोजगार मिल सके, जिससे कि उसके पास कुछ हद तक पैसा मिल सके। ये एक तरह से बेसिकली थोड़े टाइम के लिए, मतलब वो होता ना कि साल में कुछ तो कमाई हो जाए उसकी, तो उस तरीके से ये ये एक स्कीम निकाली थी और ये स्कीम के कितने हैं? 100 दिन है, ठीक है, 100 दिन। अगला, मोंग मोंग त्योहार किस भारतीय राज्य का एक फसल त्योहार है? कौन सा? मोंग मोंग त्योहार। तो मोंग मोंग त्योहार कौन सा है? नागालैंड का। कौन सा है? नागालैंड। और आप सभी को पता है नागालैंड से एक और भी त्योहार है और अभी रिसेंटली पूछा भी गया है, फ्लेमिंगो। चलो अगला, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी ने देशभक्तों में राजकुमार कहा था? मतलब गांधी जी ने कहा था कि देशभक्तों के जो राजकुमार हैं वो पर्सनैलिटी है। वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने क्या कहा था? देशभक्त कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने एक बार जो उन्होंने रेडियो चैनल चलाया था, है ना, तो उस रेडियो चैनल पे पूरे देश के सामने ये कहा था कि गांधी जी हमारे ये हैं। तो क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला था कि भी गांधी जी हमारे क्या हैं? तो वो बताना है आप लोगों को। अगला, परम शून्य ताप पर कण की गति क्या होती है? तो परम शून्य ताप पर कण की गति होती है जीरो यानी कि शून्य, और परम शून्य ताप यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। अगला, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से संबंधित है? कौन सा? लक्ष्य सेन। तो बच्चे लक्ष्य सेन का संबंध हमारे बैडमिंटन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? कौन सा विभाजन? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905,
लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो बेसिकली लॉर्ड कर्जन ही है जिन्होंने ये बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, चलिए अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जिन्होंने मौर्य वंश की शुरुआत करी थी, कब शुरुआत करी थी? 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में। तो 322 ईसा पूर्व में हमारे मौर्य वंश की शुरुआत करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिनके गुरु थे चाणक्य, आप सभी को पता होगा चाणक्य, और जिन्होंने चाणक्य ने अर्थशास्त्र भी लिखी थी, अर्थशास्त्र शास्त्र। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुमुदिनी लाखिया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुमुदिनी लाखिया का संबंध कथक से है। अगेन कथक से एक क्वेश्चन पूछ रखा है। कथक नृत्य के दौरान नर्तन खड़े हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? क्या खड़े हो जाए? नर्तन खड़े हो जाए तो क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निकास। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो आप लोगों के 4 ऑप्शंस थे, तो एक बांसुरी वादक जो वन ऑफ द फेमस है वो हरि प्रसाद चौरसिया है, ऑप्शन में आया था, तो वही है हमारा सही आंसर। अगला है एथलेटिक्स में बॉल का वजन कितना होता है? किसमें? एथलेटिक्स में एक बॉल का वजन कितना होता है? तो वो होता है 2 kg। चलिए बाकी बात की जाए तो एथलेटिक्स काफ़ी ब्रॉड होती है, जिसके अंदर हम बात की जाए तो डिस्कस जो थ्रोबॉल होती है, थ्रोबॉल तो नहीं मतलब जो डिस्कस थ्रो होती है, जैसे कि भी एक बॉल को पकड़ के एक फेंकना, तो उसके अंदर ना मेल और फीमेल के अंदर भी वजन के अंदर वेरी करता है। तो ये भी 100% हम कह नहीं सकते कि 2, उसके अंदर ऑप्शन में आया था 2 है, लेकिन मेल और फीमेल के लिए वेरी करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना कब शुरू हुई थी? सो विश्वकर्म योजना शुरू हुई थी 17 सितंबर 2023 को, 17 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। तो राजकोषीय घाटा, जिसे हिंदी में बजट डेफिसिट कहा जाता है। बजट डेफिसिट ये मान लो कि जितना पैसा हमारे पास आया, ठीक है, सॉरी, जितना पैसा हमने कमाया, तो उसे हो गया, हमने कह दिया कि सरकार के कुल राजस्व, बेसिकली जो हमारे पास हमने पैसा कमाया या फिर हमारे पास पैसा है, और जितना हमने पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, और कुल व्यय, तो बेसिकली इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? राजकोषीय क्या घाटा। अगला, गोगा नवमी किस राज्य के उत्सव रूप है? तो राजस्थान के बेसिकली ये क्या है? गोगा नवमी एक उत्सव है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फुटबॉल में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो बेसिकली मिनिमम तो 90 मीटर होती है, लेकिन अधिकतम 120 मीटर चौड़ाई न्यूनतम, मतलब इसमें बेसिकली इसमें वो डिटेल्स दे रखी है। बाकी अगर आपको करना है तो 90 मीटर आप लर्न कर सकते हैं, इतना ठीक है। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो वो है 12 सदस्य। मनोनीत यानी कि नॉमिनेट 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता है। अगला, हरित क्रांति में HIV का फुल फॉर्म। HIV जो कि हम सबको पता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। हाई यील्डिंग का मतलब क्या है? हाई यील्ड का मतलब है कि आप एक बीज, मतलब फॉर एग्जांपल आप पहले के टाइम के बीज थे, तो एक बीज से मान लो मेरा जैसे ये मान लो कि एक कण निकली है, ठीक है, ये 2 कण निकली है। अब मान लो अगर हाई यील्ड है तो क्या हो जाएगी? 3-4 कण निकल जाएगी, मतलब 6-7। तो ये है हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है, और हम सभी को पता है कि ये जो हरित क्रांति आई थी
वो कितने पे आई थी? 1965 से 68 के बीच में आई थी। और कौन लेके आया था? ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ गया कि हरित क्रांति इंडिया में कौन लेके आए थे? एम.एस. स्वामीनाथन लेके आए थे। और किस समय आई थी? हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। और क्या बोलते हैं, और क्या क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हरित क्रांति कौन लेके आया था? तो नॉर्मल बोरलॉग। चलिए अगला, गौतम बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध के उपदेश। अगला, मुंबई रेलवे स्टेशन को 2022 में यूनेस्को के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो मुंबई रेलवे स्टेशन को दिया गया था। किसको? मुंबई रेलवे स्टेशन को। अगला क्वेश्चन है, प्रचत्र बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रचत्र बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें कुछ लोग की उत्पादकता शून्य होती है। सो बेसिकली ये इसे इंग्लिश में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि आप ना मतलब काम कर रहे हो, ठीक है, आप हो सकता है कि अच्छा खासा काम कर रहे हो, और लेकिन दिक्कत ये है कि आपका जितना योगदान है ना, तो उसका वो ज़्यादा वैल्यू नहीं है। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास कोई एक ज़मीन है जिसमें 5 लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, मेरे पास एक खेती करने के लिए ज़मीन है जिसमें 5 लोग अगर मैं मजदूरी करवाऊं तो अच्छे से काम हो सकता है, ठीक है। अब उसमें उतनी ही तो पैसे, उसमें और ज़्यादा थोड़ा ना आएंगे, मतलब यूँ तो है नहीं कि भाई मैं 5 की जगह अगर मैं 10 लोगों को अगर मैं दिहाड़ी पे लगा दूं कि चलो मेरे लिए ज़मीन पे काम करो, ठीक है, अब भले 10 लोग लगेंगे पर उसी ज़मीन पे जो अनाज उगेगा वो तो उतना ही उगेगा ना, ज़मीन तो उतनी ही है। तो बेसिकली जो मैंने 5 लोग एक्स्ट्रा लेके आई हूँ उसकी उनकी जो बेसिकली उनके काम करने की जो वैल्यू है वो तो कुछ नहीं निकली ना। हो सकता है मैं उनको पैसा भी दे दूं, ठीक है मैं दे दूंगी, पर उसके उनके वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो 5 लोग अगर कोई और जमीन मिलती तो वो और ज्यादा काम करते, है ना। पर इंडिया में ये इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रछत्र बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक जगह पे कई सारे लोग आ जाते हैं जिसपे हो सकता है उनकी वैल्यू ना हो, क्योंकि वो काम उन कम लोगों से भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्म अच्छा ये आ गया, सॉरी आ गया ये तो पहले आ चुका है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू हम सबको पता है असम का लोक नृत्य है, और हम सबको पता है असम का एक और लोक नृत्य कौन सा है, मतलब लोक तो नहीं है, क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है? क्षत्रिय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विशु त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो विशु त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रिकेट में LBW की फुल फॉर्म क्या है? तो क्रिकेट में LBW की क्या फुल फॉर्म है? लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट। अगला क्वेश्चन है 1951 में जो जनगणना हुई थी वह कौन सी जनगणना थी? तो 1951 में 8वीं जनगणना हुई थी। कौन सी? 8वीं, ठीक है। अब 1951 में बोला गया है तो एकदम शुरुआत से पूछ रहे हैं, ठीक है, एकदम शुरुआत से। और अभी जो हमारी फिलहाल के लिए हम सबको पता है कि 2011 वाली जनगणना हम सोच रहे हैं, तो 2011 वाली शुरुआत से 15वीं जनगणना है। और बेसिकली अगर कहा जाए कि शुरुआत से नहीं, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम से, जब से हमें आज़ादी मिली थी, आज़ादी के समय से, तब तो ये 7वीं जनगणना है, 7th, ठीक है। तो ये 8वीं जो है ये एकदम शुरुआत से, जब शुरुआत में हमारी जनगणना की गई थी उसके समय से ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ओह सॉरी। अगला, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना का कहा गया? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंदर रोलिंग प्लान था। अगला, वित्त वर्ष की शुरुआत किस तिथि से होती है?
तो बेसिकली वित्त वर्ष जिसे हम कहते हैं एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। देखो आप सभी को पता है कि अभी फरवरी मार्च में और फरवरी में हमारा क्या आ गया था, बजट आ गया था, है ना। ये तो आप सब लोगों को पता है कि मोदी जी ऐसा बजट लेके आए, मोदी जी वैसा बजट लेके आए। तो बजट ना हमारा, हमें ये पता है कि बजट सेशन 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, है ना। तो जो बजट सेशन होता है, बजट सेशन होता है फरवरी से लेकर मार्च के बीच में, करेक्ट। तो अप्रैल में क्या शुरू हो जाता है, अप्रैल में ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, यानी कि 1 अप्रैल को ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा आज से। जैसे कि अगर मैं 2024 की बात करूं तो 1 अप्रैल 2024 से हमारा फाइनेंशियल ईयर, वित्त ईयर शुरू हो जाएगा और वो चलेगा 2025 तक। कब तक, 31 मार्च तक, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल की पिछली डेट कौन सी है, 31 मार्च। 31 मार्च के मतलब अगले साल के 31 मार्च तक हमारा ये फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो पहली डेट समझ में आ गई, 1 अप्रैल, और अगले साल के 31 मार्च तक हमारा ये फाइनेंशियल ईयर चलता है। अगला, अशोक की लिपि किस भाषा में लिखी गई है, अशोक की लिपि ब्राह्मी भाषा में लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के पहले किस शासन था, तो किसका शासन था, नंद वंश का शासन था। अगला, वर्ष 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए किसने संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता था, तो अखम लक्ष्मी देवी, जिन्होंने 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता था। अगला, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। आई थिंक अब क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। सो अब आएगी हमारे एज यूजुअल, आप सभी को पता है, हिंदी की बारी, रीजनिंग और मैथ की बारी। तो ये थे हमारे आज की जीके की एनालिसिस, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट के अंदर हमारे जो क्वेश्चंस आए हैं जीके के, वो सभी आप लोगों तक पहुंचे।